क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा माजेरहाट पुल किस शहर में स्थित है? नए प्रस्तावित संसद भवन का शिलान्यास कौन करेंगे? प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 7 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, यानी कि आज है 7 दिसंबर और हम मना रहे हैं यह आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ओके, तो इनसे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 7 दिसंबर 1949 को। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? भारत की जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना, और इसी उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। और यहां बात आती है इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की। तो हमने दिसंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए इसके बारे में मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले आया 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया और 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उसके बाद आया 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया। और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और यह राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आया 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। अब हम विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, इंडियन नेवी डे। और उसके बाद आया 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को हमने वर्ल्ड सॉइल डे मनाया। 5 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया। और अब 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, चौथा एमएमए चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? चौथी बार, लगातार चौथी बार एमएमए का खिताब जीत लिया है हमारे भारत देश की एक जानी मानी रेसलर रितु फोगाट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रितु फोगाट। और यहां आप देख सकते हैं हमारे भारत की महिला पहलवान रितु फोगाट। और आपको भी पता है जो फोगाट परिवार है वो रेसलिंग से जुड़ा हुआ है और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भारत देश को कई सारे गोल्ड मेडल दिलाए हैं। उनमें से एक नया नाम जुड़ गया है रितु फोगाट। तो 5 दिसंबर को भारतीय पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने लगातार चौथा एमएमए चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। कहां पर? लंदन में। तो भारत की इस पहलवान ने फिलीपीन की जोमारी टोरेस को वन चैंपियनशिप के पहले दौर में तकनीकी नॉकआउट में हराया था। किसको हराया? फिलीपींस की जोमारी टोरेस को। और यहां आप देख सकते हैं इस तरह का पंच दिया है यहां उनके सर पर। नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला कौन रखेंगे? यहां इमेज में देख सकते हैं हमारा भारत का नया संसद भवन कुछ इस तरह का होगा और इसकी आधारशिला हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी रखने जा रहे हैं 10 दिसंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे
और नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यानी कि अगले 100 वर्ष तक जो कुछ भी बदलाव आ सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी यह नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है नई दिल्ली में। और नए संसद भवन का निर्माण करने में कितनी लागत आएगी? 971 करोड़ रुपए की लागत से यह नया संसद भवन बनने जा रहा है। और नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा होगा। देश की आजादी के 75वें साल यानी कि वर्ष 2022 में संसद के दोनों सदनों की बैठक में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस यह नया भवन हो जाएगा तैयार। कब बनकर तैयार हो जाएगा? 2022 में। चौथा क्वेश्चन, आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किसने किया? आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य का उद्घाटन आज ही किया जा रहा है और 11:30 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आज 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। और यदि आप 11:30 बजे के बाद हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो यह उद्घाटन हो चुका है। कहां पर? आगरा में। और आगरा मेट्रो परियोजना में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 गलियारे होंगे। कितने? 19.4 किलोमीटर लंबे 2 गलियारे होंगे। और जो प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि ताजमहल, आगरा का किला और सिकंदरा के रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों से जोड़ेंगे। और जब बात करते हैं आगरा की इस परियोजना की, तो परियोजना की अनुमानित कुल लागत कितनी है? 8,379 करोड़ रुपये। और यह 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा यह मेट्रो प्रोजेक्ट। और उत्तर प्रदेश रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कौन है? कुमार केशव, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और एक ऐतिहासिक नगरी है यह आगरा। तो आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। इमेज में देख सकते हैं। हमारे विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है यह ताजमहल। और ताजमहल भी यहां यमुना नदी के तट पर है। और इतिहास में पहला जिक्र आगरा का महाभारत के समय में माना जाता है, जब इसे अग्रबाण या अग्रवन के नाम से संबोधित किया जाता था। यानी कि हिस्ट्री की बात करें तो आगरा का सबसे पहला कहां पर जिक्र किया गया है? महाभारत में। तब किस नाम से जिक्र किया गया है? अग्रबाण या अग्रवन के रूप में। 5वां क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, बोले तो गलत है। तो यहां हमें चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसी पैटर्न के क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर BR आंबेडकर के बारे में। बड़ौदा के शासक गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी थी। बिल्कुल सही। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यह बात भी बिल्कुल सही है। और अंबेडकर ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। सन 1930 में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, लेकिन 1930 में नहीं बल्कि 1932 में हुआ था। और यहाँ जो यह वर्ष दिया गया है वो गलत है। यानी कि हमारा सेंटेंस नंबर जो डी है वो कथन सही नहीं है। क्लियर? तो चलिए भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 6 दिसंबर को स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। देश भर में बाबा साहेब अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पूरे भारत देश ने याद किया। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसे हम जनक कहते हैं, ऐसे भीमराव अंबेडकर का कल ही परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। और वे भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है।
और उनका जो समाधि स्थान है उनको कहते हैं चैत्य भूमि। इमेज में आप देख सकते हैं चैत्य भूमि को, कहां पर स्थित है? मुंबई में। तो चैत्य भूमि मुंबई के दादर स्थित भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थली और बौद्ध धर्म के लोगों का आस्था का केंद्र है। और प्रति वर्ष यहाँ दर्शनार्थे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ हाल ही में यहाँ भीड़ जमा होने से दोस्तों मना कर दिया गया है। और दादर के समुद्र तट पर यह चैत्य भूमि स्थित है। कहां पर? मुंबई में दादर के समुद्र तट पर यह चैत्य भूमि स्थित है। छठा क्वेश्चन, भारत ने कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी, वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है? आपको भी पता है कि भारत में बहुत से जो टीके हैं वो तीसरे चरण में पहुंच गए हैं और जल्द ही 2021 के जनवरी फरवरी में यह टीका हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों तक यह टीका किस तरह पहुंचाया जाए, और इसीलिए हाल ही में भारत ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है कोविन। क्या? कोविन। और इसी के जरिए विभिन्न राज्यों में टीका पहुंचाया जाएगा। तो भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिसका नाम है कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी, वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी। और भारत में कोरोना वैक्सीन के रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा भी कुछ समय पहले एक संपर्क नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। तो यह संपर्क सॉफ्टवेयर क्यों विकसित किया गया था? तो डीआरडीओ ने क्वारंटाइन के दौरान लोगों की निगरानी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल संपर्क विकसित किया था डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है कौन है? आपको याद है? ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे माजेर हाट पुल का निर्माण किस शहर में किया गया? सुर्खियों में रहा है यह माजेर हाट पुल जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। तो यह पुल किस शहर में स्थित है? याद रख लो, यह स्थित है कोलकाता में। और कोलकाता में स्थित है तो बोले तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ओके, आपको याद आ गया, वेरी गुड। इसी तरह जब भी मैं पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में इस तरह की प्रोसेस चलनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। इमेज में देख सकते हैं ममता बनर्जी ने यह माजेर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। जय हिंद पुल को एक पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया है जो सितंबर 2018 में ढह गया था। और यह पुल 650 मीटर लंबा है जो कोलकाता के मध्य भाग को बेहाला और अन्य के दक्षिणी पश्चिमी उपनगरों से जोड़ने का कार्य करता है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इसका नया नाम अब क्या हो गया है? तो याद रखो, जय हिंद पुल। और जब बात करते हैं दोस्तों कोलकाता की, और कोलकाता से जुड़े दो क्वेश्चन सुर्खियों में थे कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। तो पहले नाम था कोलकाता पोर्ट, नाम बदलकर कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो कोलकाता में आयोजित हुआ था। और आप मैप में देखें कि यह है कोलकाता, और कोलकाता के बीच में से एक नदी भी बहती है जो कोलकाता को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यह कौन सी नदी है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोलकाता बोले तो पश्चिम बंगाल की राजधानी, और कोलकाता का पूर्व का नाम क्या है? कलकत्ता। और हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह कोलकाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इस शहर की पहचान महलों का शहर,
पूरब का मोती इत्यादि के रूप में की जाती है। और ब्रिटिश शासन के दौरान जब कोलकाता एकीकृत भारत की राजधानी भी हुआ करता था। तो इतने फैक्ट कोलकाता से जुड़े हुए वो आपको याद रखने हैं। 8वां क्वेश्चन, आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग कौन जारी करता है? हाल ही में आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है और जारी किया है नीति आयोग ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। लेकिन इस रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो नीति आयोग ने हाल ही में अक्टूबर 2020 के महीने के लिए आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की है और मिजोरम के ममित जिले ने, कौन सा? मिजोरम के ममित जिले ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। तो दूसरे स्थान पर बिहार का बांका जिला और तीसरे स्थान पर ओडिशा का ढेंकनाल जिला तीसरे स्थान पर रहा। तो आपको और याद रखना है पहले नंबर पर कौन सा जिला रहा? तो ममित जिला किस राज्य में स्थित है? मिजोरम का। और जब यह हाल ही में नीति आयोग ने बात की है तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हुए वो ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार कौन है? आलोक कुमार। तो यह नाम भी आपको याद रखना है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का पूरा नाम। 9वां क्वेश्चन, भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए NSIL ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहले तो NSIL, इसका पूरा नाम क्या होता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में पिक्सेल नामक एक नया स्टार्टअप है उनके साथ समझौता किया है। और किस मकसद से? तो पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए यह समझौता हुआ है पिक्सेल नामक स्टार्टअप के साथ। तो अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सेल ने 2021 की शुरुआत में इसरो PSLV रॉकेट पर देश के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हमारी इसरो की ही एक कमर्शियल पार्ट है, यानी कि शाखा है। और भारत का पहला वाणिज्यिक निजी उपग्रह अब एक भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और पिक्सेल जो स्टार्टअप है, तो पिक्सेल स्टार्टअप के सीईओ कौन है? तो आवा अहमद। आवा अहमद वो पिक्सेल के सीईओ है। 10वां क्वेश्चन, 2023-24 तक राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों तक नल से पानी पहुंचाने की योजना किस राज्य की सरकार ने बनाई है? 2023-24 तक नल से पूरे राज्य में पानी पहुंचाने के लिए एक टारगेट तय किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 95.66 लाख ग्रामीण परिवारों में अब तक 34.94 लाख परिवारों को नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है तथा बाकी परिवारों को भी योजना के अंतर्गत सुविधा देने का काम तेजी से चल रहा है। और इस टारगेट पर 100% काम करना है 2023-24 तक। और किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? अमरावती, जो पूर्ण रूप से आयोजित एक सिटी है। और आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और भाषा के तौर पर अलग होने वाला देश का पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश आप मैप में देखिए कि आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों को लेकर भी सुर्खियों में रहा था। तो यह 3 राजधानियां कौन कौन सी, वो बात मैंने आपको बताई थी। याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट की बात करें तो गुंतकल आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है। कौन सा? गुंतकल। और विजयवाड़ा में स्थित पंडित नेहरू बस स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कि एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? तो पंडित नेहरू बस स्टेशन कहां पर स्थित है? विजयवाड़ा में। और आंध्र प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी।
और एक नृत्य भी आंध्र प्रदेश में फेमस है जिसका नाम है चंगू, और आंध्र प्रदेश का राज्य पुष्प है मोगरा। 11वां क्वेश्चन, मार्टिन ल्यूथर किंग और महात्मा गांधी की विरासतों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सदन ने एक विधेयक पारित किया है? मार्टिन ल्यूथर किंग और हमारे पूज्य बापू के विरासतों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अमेरिका के सदन ने एक विधेयक पारित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक विनिमय पहल स्थापित करने के लिए कानून पारित किया, और इस पहल के तहत मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी के काम और विरासत का अध्ययन किया जाएगा, और यह कदम उठाया है अमेरिका ने। तो अमेरिका से जुड़े कुछ नए फैक्ट मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताए थे, लेकिन मैं आपको रिवाइज इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरह याद रह जाए। तो अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर, और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन? जो बाइडेन, इमेज में देख सकते हैं। और अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस। और मनोनीत वित्त मंत्री कौन है? तो जेनेट येलन, वो अमेरिका की पहली वित्त मंत्री और आर्थिक सलाहकार परिषद की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सिसिलिया राउज। तो यह फैक्ट आपको याद रखने हैं। 12वां क्वेश्चन, एक्सिस बैंक लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक्सिस बैंक रुपी फी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक रुपी फी बिजनेस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक ने रुपी फी और वीजा दोनों के साथ मिलकर लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। एक्सिस बैंक रुपी फी बिजनेस क्रेडिट कार्ड यह क्या है? यह संपर्क रहित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो कि वीजा द्वारा संचालित है, और यह कार्ड ऐसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्रेडिट समाधान प्रदान करता है, और यह केवल घरेलू लेन देन के लिए ही इस्तेमाल होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को, और इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। तो यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। कौन सा? एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एक्सिस बैंक के वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या? बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक की टैगलाइन। और रुपी फी की बात करें तो RUPIFI रुपी फी के सह संस्थापक और सीईओ कौन है? अनुभव जैन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और रुपी फी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है, और बेंगलोर बोले तो कर्नाटक की कैपिटल। और रुपी फी की स्थापना दोस्तों पिछले साल ही 2019 में की गई थी। अनुभव जैन उनके वर्तमान सीईओ। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति मुरली शंकर कुप्पू राजू और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति तमिल सेल्वी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि किसी पति पत्नी ने किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हो, और हाल ही में यह मुरली शंकर कुप्पू राजू और उनकी धर्मपत्नी न्यायमूर्ति तमिल सेल्वी वो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए हैं, शपथ ली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय। तो पति और पत्नी मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, और यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण है जबकि किसी जोड़े ने दोनों को एक साथ जज के रूप में शपथ ली हो। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस जोड़े ने यह मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो इनसे पहले ही इस तरह का एक बार हुआ था कि इससे पहले 2019 में न्यायमूर्ति विवेक पुरी और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति अर्चना पुरी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के। मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रांत का एक न्यायालय है और एक पर्यटन स्थल भी है। आप इमेज में देख सकते हैं। यह राज्य की राजधानी चेन्नई में स्थित है और इसका भवन दर्शनीय है। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायमूर्ति कौन है?
अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन? अमरेश्वर प्रताप शाही, वो मद्रास उच्च न्यायालय के वर्तमान सुप्रीमो है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया? तो यहां आप वर्डिंग्स पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? दांदुपुर रेलवे स्टेशन। दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर एक मां बाराही देवी का मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है योगेश रावत, मकवाणा सोनल, मीरा राजपरा, संजय कुमार, हंसा कोली पटेल, मनोज भाभोर, हार्दिक बेरानी, दिव्या परमार। इन सभी दोस्तों के अलावा हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सोनल जागानी, मनीष सदानी, भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, सोनल मेहुल गोसाई, राठौड़ भावना, चौधरी प्रतीक, मकवाणा प्रेमजी भाई। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। नीलेश पाटनवाड़िया, विश्व मेवाड़ा, परमार संजू, भावना रोहित और रेखा नीनामा, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। कुछ मिनट में ही वाष्पीकरण की दर मापने वाला उपकरण किसने विकसित किया है? कुछ ही मिनट में वाष्पीकरण मापने वाला एक इस तरह का उपकरण किसने विकसित किया है? दोस्तों, इस यूनिक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल का वीडियो देखा है विथ इमेजेस, मैंने आपको उस उपकरण को भी बताया, आपको याद है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक बार लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।